कर दिए। हेलो, नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के समक्ष जेपीएससी पेपर 1 का ग्रुप एच के तहत एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। मानव अधिकार के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो उससे हमें जो है पेपर 1 के अंतर्गत ह्यूमन राइट्स हमेशा इसका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने भी जब इंटरव्यू दिया, मेरी भी एक्सपीरियंस पीसीएस में काफी रही है। पिछले बार इवन कि जब मैं पीसीएस का प्री दिए वो एक अच्छा स्कोर मुझे मिला था। ओवरऑल 150 अराउंड में मैं स्कोर किया था। शायद कुछ कमी रही होगी फाइनल होने के कारण से, लेकिन पीटी के जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि कौन सी चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर में विशेष ध्यान देना है, कम समय में ज्यादा फायदा लिया जा सकता है। उसमें एक मिसलेनियस का पोर्शन है, मिसलेनियस का। उसके तहत हमारी पहला ही जो सेगमेंट है ह्यूमन राइट, मानव अधिकार। मानव अधिकार, अब इसके बारे में हम लोग जो है ना बेफजूल बहुत सारा चीजें नहीं देखेंगे। जो हमारी कंटेंट है, जो हमें बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखने को मिलता है, उसी से रिलेटेड हम लोग आज देखते हैं कि मानव अधिकार में। तो मानव अधिकार एक्चुअली सबसे पहले किसके दिमाग में आया? ये मानव अधिकार किसके दिमाग की उपज रही? फिर उसके बाद महासभा में कब पारित हुआ, किस समझौता के तहत, वो कौन सा दिन था, और जिस दिन को पारित हुआ उस दिन एक इतिहास बनकर के रह गई। वह दिन हमें एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछता है, मानव अधिकार दिवस, उसको भी देखेंगे। उसके बाद पहला पुरस्कार मानव अधिकार में जिसको मिलता है, नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी मानव अधिकार के बारे में क्या अपनी विचार देते हैं, उनकी क्या कहना है, मानव अधिकार है क्या एक? अब मानव अधिकार का चार्टर क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं इसमें, हम लोग इसको देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिखने को मिलता है वो देखने को मिलता है, पिछले भी बैकलॉग एग्जामिनेशन में देखा जाए, बैकलॉग एग्जामिनेशन में भी हमारी क्वेश्चन जो रही थी वो मानव अधिकार का जो अंग है, अलग अलग भाग है, जिसमें से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC और उसी तरह स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC, ये दोनों से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पिछली बैकलॉग में दोनों क्वेश्चन SHRC से, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो ये दोनों सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहां से हम लोग देखेंगे NHRC का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ। NHRC आया तो कौन गठन किया, गठन करने का अधिकार किसको है, किस समिति ने सिफारिश प्रस्तुत किया, सिफारिश प्रस्तुत करने वाले समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, उस सिफारिश समिति में कितने सदस्य थे। उसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे NHRC आता है तो इसकी फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, किस तरह से यह काम करता है।
उसी तरह से स्टेट SHRC के बारे में भी चीजों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग शुरू करते हैं। ये आप लोग को इसकी PDF भी मिलेगी और चीजें आपका एप्लीकेशन में और YouTube में भी जाएगी। तो आइए NHRC के बारे में देखते हैं। NHRC के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स में पहला ही क्वेश्चन जो बनेगा, यहां से क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन बनता है। बहुत बार क्वेश्चन इस चीजों को दिया है, इसको अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखिए, इसमें पूछता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम। मानव अधिकार आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? तो एक गैर संवैधानिक संस्था, जिसको अगर कहेंगे तो ये विधिक संस्था है, सांविधिक संस्था है। मतलब कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं होने के कारण से जब लगा कि लोगों को कि नहीं, मानव के अधिकार के संबंध में भी कुछ चीजें को अधिनियम के रूप में डाला जाए, तो उसके लिए संसदीय विधि द्वारा इसका पारित हुआ, गठन किया। मैंने कि संसद के तहत एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट में मानव अधिकार का जिक्र किया गया। तो यही पहली क्वेश्चन हमारी यहीं से बन जाती है। गैर संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, संसदीय विधि द्वारा गठन। अब देखते हैं मानव अधिकार एक्चुअली क्या देता है। मानव अधिकार जो है ना, मानवों को प्राप्त होने वाले अधिकार से संबंधित है। मानव को किस तरह के अधिकार प्राप्त है, तो ये अधिकार उन्हें शुरू हो जाता है, जन्म के साथ ही उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो ही मानव जन्म लेते हैं, आगे जब उनकी जो है ना पृथ्वी पटल पर चला गया, तो इसको जन्म से ही प्राप्त होती है। तो इसी के संदर्भ में क्या गया है, जो कि सभी को जन्म से प्राप्त हो रही है अधिकार, तो उस अधिकार को उसको मिलना चाहिए। इस अधिकार में किसी तरह का विभेदन नहीं होना चाहिए। जैसे उसको जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उसको राष्ट्रीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर उसके साथ किसी तरह का विभेद या भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमने बोला कि जो जन्म से उसको अधिकार प्राप्त हो रहा है, उसमें से किसी तरह की जातीयता, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म और अन्य किसी तरह को क्षेत्रीयता, इस सब के आधार पर उसको विभेद नहीं किया जा सकता, उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसी के संदर्भ में मानव अधिकार सबसे पहले अगर किसकी दिमाग की उपज थी, तो रूजवेल्ट महोदय का। रूजवेल्ट महोदय के दिमाग में सबसे पहले यह वर्ड आया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट महोदय ने ही मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। अगर फिर आगे देखा जाए कि इस मानव अधिकार का जनक किसे माना जाएगा, तो प्रोफेसर हेनकिन महोदय को। प्रोफेसर हेनकिन, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला किसके दिमाग की उपज है? रूजवेल्ट महोदय को। और फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाएगा तो प्रोफेसर हेनकिन। ये हमारी मानव अधिकार के रूप में है। अगर आगे हम लोग चलते हैं तो अब देखते हैं कि मानव अधिकार लाया गया तो केवल बोलने से या कहने से नहीं होगी। इसके लिए क्या थी? एक घोषणा होनी पाती। उसके लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन होता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया जाता है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा होती है। इसी को जो है ना मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा कहता है। मैग्ना कार्टा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया।
मैग्ना कार्टा क्या है? तो अगर ह्यूमन राइट के संदर्भ में देखेंगे तो यूडीएचआर जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ये हमारी मैग्ना कार्टा है। अब इसका क्या होता है? ये बेसिकली दो संस्थाएं थी, उसका संयुक्त रूप से था। एक था इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की जो हुई थी, और दूसरी हुई थी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट। ये दोनों का संयुक्त रूप के रूप में इसको हम लोग देखेंगे यूडीएचआर को। अब इसकी जो है कब ये घोषणा हुई थी? ये घोषणा कब हुई थी? तो ये घोषणा यूएन महासभा द्वारा किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को घोषणा हुई थी। उस समय पेरिस समिट हो रहा था। समझौता के तहत ये भी क्वेश्चन पूछता, पेरिस समझौता, उसकी बैठक जो चल रही थी, उसके तीसरे शर्त में, थर्ड सेशन में हमारी ये घोषणा हो जाती है यूडीएचआर की। तो तारीख याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन एकदम आप लोग को हर एग्जामिनेशन में लगभग ये क्वेश्चन को देखने को मिलता है। घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर 1948। ये 10 दिसंबर इतिहास बन करके रह गया। उसी को हम लोग सेलिब्रेट करने लग गए मानवाधिकार दिवस के। यही तिथि जो रही थी उसको हम लोग ह्यूमन राइट डे के रूप में जानने लगे। अब मानव अधिकार दिवस जो हम लोग देखते हैं कि जो हर साल मनाया जाने लगा, ये उस समय लगभग यहाँ 58 देशों ने भाग लिया, 58 देशों ने, और इस घोषणा के पक्ष में 48 देश अपनी सहमति जताए, अपना हस्ताक्षर किए, जो ये घोषणा होना चाहिए, मानवों को अधिकार मिलनी चाहिए। तो यही चीज था हमारी इसकी घोषणा का, मैग्ना कार्टा कहा गया है 10 दिसंबर। उसके बाद किसकी उपज है, ये सब चीज अगला अगर हम लोग देखते हैं स्लेब में तो हमारी आ जाती है। इसमें यूडीएचआर में कितने अनुच्छेद है, यहां से क्वेश्चन मिलता। तो इसमें 30 अनुच्छेद है, 30 आर्टिकल्स। यहाँ आर्टिकल्स जो है फुल 30 का उल्लेख किया गया। यूडीएचआर के बारे में थोड़ा अगर जिक्र कर रहे हैं तो 30 अनुच्छेद को शामिल किया गया है। यूएन की जो पेरिस समझौता चल रही थी वहां इसकी घोषणा होती है। थर्ड सेशन में घोषणा के पक्ष में भी हमने बताया कि 48 देश ने अपनी सहमति जताई और 58 कुल देशों ने भाग लिया था उसमें। इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि दस्तावेज तैयार किया गया था, जो इसका राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में जो दस्तावेज था उसका किस भाषा में तैयार किया गया। तो ये दस्तावेज जो तैयार किया गया था उस समय जो प्रचलित भाषा थी इंग्लिश और फ्रेंच, ये दो भाषाओं में तैयार हुआ। फिर इसका क्या होता है, अनुवाद किया जाता है। लोगों की भाषाओं में दिक्कत रही होगी तो अपने भाषा में, अपनी देशी या क्षेत्रीय भाषा में उसने अनुवाद किया। तो सर्वप्रथम चीनी, रूसी और स्पेनिश इस भाषा में अनुवाद कर लिया गया। चीन का भाषा, रशिया का भाषा और स्पेन के भाषा। अभी तक देखा जाए तो इसमें अनुवादों की संख्या 2019 जब एक बार जो है ना इसमें कुछ बदलाव आया, अमेंडमेंट आया, उस समय तक टोटल 298 भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। अब अभी 2023 के लेटेस्ट में देखिएगा तो बहुत सारा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद होते होते कुल 555 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो कितनी महत्व है, कितनी अहमता है इस चीजों को, ये चीज हम लोग को समझना है। क्योंकि यूडीएचआर जो है इसकी जो अनुवाद हुई है गिनीज बुक ऑफ में रिकॉर्ड किया गया है। अभी तक 223 तक 555 भाषाओं में अनुवाद हो चुके। ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन में डायरेक्ट मिलेगी देखने के। अब आगे देखते हैं, अभी हम जिक्र कर रहे थे टोटल आर्टिकल्स इसमें 30 है। यहां से भी क्वेश्चन आता है तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोग को याद रखना। तो आर्टिकल नंबर पहला जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो है ना डबल टिक लगाया गया है, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
इसमें पहला क्या कहता है, सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान पैदा हो, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। माने कि मनुष्यों में जो है ना किसी तरह का जाति, धर्म, वंश, क्षेत्रीयता, स्थानीयता के आधार पर उसमें विभेद मत कीजिए, ये पहला ही कह देता। जो हम लोग देखे थे तो शुरुआत का ही आर्टिकल कहता है कि नहीं, किसी तरह का विभेद नहीं करता। दूसरा उसी को ही कहता है भेदभाव से मुक्ति, समान व्यवहार। समान व्यवहार कब होगा, जब आपकी जो है ना भेदभाव से मुक्त मिल जाएगा। तो दूसरा भेदभाव से मुक्ति। तो जब भेदभाव नहीं होगा तो क्या होगा, जीने का, जीवन का एक अधिकार मिल जाएगा। तो तीसरा जीवन का अधिकार से, तो जीवन का अधिकार हो गया, मतलब आपको अब डर नहीं है गुलामी की, दासता की। तो गुलामी से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति मतलब आपके साथ आतना नहीं होगी, प्रताड़ना नहीं होगी, आतना से मुक्ति मिल गई। पांचवा वही कहता है। तो पहला आपका जो है ना समान व्यवहार, समान व्यवहार। दूसरा भेदभाव रहित। तीसरी जीवन का अधिकार। चौथी गुलामी से मुक्ति। पांचवा आतना से मुक्ति। यहां तक आपको एकदम इजी से याद रखना है, पांचों, कुछ भी नहीं है, एक लाइन में याद हो जाए। छठा से अब जाके कि थोड़ा सा जो है यहाँ दो वर्ड है, कानून के समक्ष मान्यता और एक है विधि के समक्ष समता। ये दोनों अलग है। यहाँ एक मान्यता है, कानून के समक्ष जो है ना सबको मान्यता मिलना चाहिए। और अगला जो हमारी देखते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 में कहता है कि विधि के समक्ष समता, उस चीजों का भी यहाँ जिक्र है। तो कानून और विधि दोनों, एक छठा एक सातवां को दिखा रहा है। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे अगला आर्टिकल 7 के बाद 8वां, तो उसी से संबंधित है। छठा कानून था, 7वां विधि था, 8वां न्याय, न्याय तक पहुंच। 6, 7, 8 एकदम इजी वे में याद रखिए, जिस तरह 1 से 5 याद रखे, 8 भी हमारी न्याय तक पहुंचे। अब कहता है कि न्याय तो गए है, लेकिन तब हम लोग को कोई मनमानी तरीके से हिरासत में, जेल में नहीं डालता। तो मनमानी हिरासत से उसको संरक्षण मिल गया है, प्रोटेक्शन हो गया। अब निष्पक्ष उसको सुनवाई का अधिकार है, किसी तरह का उसमें बायस नहीं होगी, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो निष्पक्ष सुनवाई होगी। ये भी सभी जो है ना कानून से ही संबंधित है। छठा से लेकर के अगर देखा जाए तो 11वां तक सभी कहीं न कहीं कानून से जुड़ा हुआ है। तो 10वां भी कहता है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, और 11वां दोषी साबित होने तक निर्दोष। अगर किसी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है और आरोप के आधार पर उसको आप दोषी नहीं साबित कर सकते हैं, और जब तक वो दोषी नहीं है मतलब उसको आप निर्दोष मान करके चलिए। तो यही कहता है 11वां। 12वां जो हमारा है निजता का, निजता जो हमने जो है ना 21 आर्टिकल में देखते हैं फंडामेंटल राइट में। तो यहाँ भी उस चीजों को उसका उल्टा 21 का 1-2 ये निजता के संबंधित। 13वां कहता है आवाजाही एवं निवास की स्वतंत्रता। अब आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ये आवाजाही और निवास की स्वतंत्रता। 14वां शरण की अधिकार, आप कहीं भी जाकर के वास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, ये चीज हमारे 14वां कहता है। और जब आप कहें तो निवास कर दिए तो आपको राष्ट्रीयता पाने का भी अधिकार है, वो 15वां कहता है राष्ट्रीयता का अधिकार। अब आप राष्ट्रीयता मिल गए तो परिवार बढ़ाना है, परिवार बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, विवाह और परिवार बसाने का अधिकार, जो कि 16वां कहता है। तो हमारी आधी आर्टिकल खत्म हो गया है 16 तक। इसमें आप इंपॉर्टेंट 2-3 आर्टिकल है जो कि जरूर याद रखिएगा। और उसके बाद 17वां फिर कहता है कि आप परिवार तो बसा लिए, अब आपको कमाने का अधिकार है, परिवार चलाने के लिए संपत्ति का अधिकार। इसमें भी जो है ना आपको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है और संपत्ति बनाने का अधिकार है 17वां। 18वां कहता है कि अब धर्म और या विश्वास की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए, हमारा देश वैसे भी धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देता है, तो यहाँ हम धर्म में किसी भी धर्म के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, ये 18वां। अब अभिव्यक्ति आपकी जो है ना वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ मिली हुई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको जो है मिल गई है 19 में जो हमने देख रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे 19 में। फिर शांतिपूर्वक
सभा कर सकते हैं। 21 में सार्वजनिक मामलों में आप भाग लेंगे। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि सार्वजनिक मामला, आपको राइट टू वोट भी मिल जाएगा, मतदान करने का अधिकार भी मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा मिलनी है 22 में। फिर उसके बाद काम का अधिकार। काम का अधिकार मतलब कि जिस तरह से हमारा जो है ना नीति निर्देशक तत्व में कहता है समान काम के लिए समान वेतन, ये भी चीजें आपको पाने का अधिकार। उचित पारिश्रमिक आपको दिया जाना चाहिए, उसमें भी किसी तरह का भेदभाव आपके साथ न हो। अगला कहता है कि ट्रेड यूनियन बनाने का, अगर किसी तरह के आपको लग रहा है कि हमें जो है ना सामूहिक संगठन बनाना है, तो व्यापारिक संगठन बनाना है, तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। 22वां के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट आर्टिकल 24 में हमारे क्या कहता है। 24 में कहता है कि आराम का अधिकार, मतलब कि अगर आप काम करते हैं तो आपको छुट्टियां भी मिलनी चाहिए, छुट्टियां मिलती है तो आराम करने का मौका मिलना चाहिए, तो आराम का अधिकार 24 में। 25 में कहता है कि पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, मतलब आपकी जीवन स्तर को, अभी हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी निवारण के लिए जो है ना आपकी जीवन स्तर ऊपर उठाना होगा, तो पर्याप्त जीवन स्तर जिसमें आपके जो है ना बेसिक नीड जो होती है, रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा, बीमा, ये सब चीजें की भी आपकी अधिकार बनती है। 26वां बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी शिक्षा का अधिकार का जिक्र किया गया है, शिक्षा का अधिकार का जिक्र किया गया है जो कि 26 में हमारा। उसके बाद हमको लगता है कि 27, 28, 29, 30 उस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए सांस्कृतिक। 27 में कहता है सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक जीवन चीजों में भाग लेने का आपको अधिकार है। कोई भी जो है ना कल्चरल प्रोग्राम होता है, वो भी जो है आर्ट से संबंधित चीजें, साइंटिफिक चीजें हैं, तो यहाँ भी आपको राइट मिलता है कि आप वहाँ स्वतंत्र रूप से भाग लें। ये आपका 27 कहता है। 28 में कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष दुनिया का अधिकार, आप स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष रूप से आप जी सकते हैं। 29 कहता है अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य, अब आपकी भी दायित्व बनती है कि आप अपने समुदाय के प्रति, मानव समाज के प्रति कुछ दायित्व को निभाएं, ये हमारा 29 कहता है। और अंतिम अनुच्छेद जो कहता है मानवाधिकार यह हस्तांतरणीय है, इसमें अनट्रांसफरेबल है, किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को यूडीएचआर से प्राप्त अधिकार को नष्ट करने का अधिकार आपको नहीं है, माने आप किसी का भी अधिकार को हनन नहीं करवा सकते। ये 30 नंबर है, तो थोड़ा 30 को भी याद रख लीजिएगा, 30 को। तो हमारी आर्टिकल जो चीजें हैं, यहाँ से अगर आप 6-7 वो आर्टिकल को याद कर लेंगे तो क्वेश्चन अगर टफ बनाता है तो आर्टिकल डालता है, और टफ बनाने के लिए अगर 5-6 आप कर लेते हैं तो आप 1 नंबर का लीड ले लेंगे। अब हम लोग देखते हैं मानवाधिकार से क्या संबंध है। यहां हमारा था राष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय से अब राष्ट्रीय स्तर में हम लोग चल रहे हैं। अब सभी देशों की एक जरूरतें पड़ गई कि नहीं, अब हमें भी जो है ना मानवाधिकार से संबंधित चीजों को लागू करना चाहिए। तो वहां देखा गया कि हर राष्ट्र अपना अपना मानवाधिकार आयोग का गठन करता। भारत भी अपनी मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो ये गठन कब किया? ये गठन का दिन था 12 अक्टूबर 1993, और इसकी जो है ऑर्डिनेंस पास कब हुई थी? ऑर्डिनेंस इसके लिए कब आया था? ऑर्डिनेंस कब पास हुआ था? तो उससे पहले 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993 को ऑर्डिनेंस आता है, और उसी ऑर्डिनेंस के तहत 12 अक्टूबर 1993 को ये आयोग का गठन हो जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन कर दिया गया। NHRC का गठन हो गया है। NHRC का गठन हो गया, ये यहां से क्वेश्चन मिलेगा कब गठन हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को। अब कहते हैं कि इसके लिए यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन मिलता है, इसकी संरचना क्या है, इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ बदलाव होते रहा।
समय समय पर बदलाव हुआ। जो अभी लेटेस्ट बदलाव हुआ है वो 2019 के अनुसार 2019 में इसमें बदलाव आया इसकी संरचना में। क्या था? अब पहले क्या था? एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे जो अस्थायी पूर्णकालीन सदस्य माना जाएगा, और पहले 4 ही जो है ना पदेन अध्यक्ष था। एक अध्यक्ष था, चेयरपर्सन एक रहेगा, 4 जो है 4 पहले था परमानेंट मेंबर टाइप का, और 4 था वहां का उस समय जो है ना मनोनीत या पदेन सदस्य। लेकिन अब बदल गया। अब आपको ये याद रखना, अब आपके पास टोटल जो है ना 1 + 5 + 7, मतलब अगर पूछेगा कुल सदस्यों की संख्या तो 13 सदस्य है। एक आपका चेयरपर्सन, 5 आपका पूर्णकालिक सदस्य है, और 7 आपका पदेन सदस्य है। तो टोटल अब बदल करके 13 सदस्य हो गए हैं। 13 सदस्य में से कौन कौन है ये चीजें आप लोग को देख ली। पहले यहाँ कहता कि 2019 से पहले 4 सदस्य यहाँ होते थे पूर्णकालिक, उसी तरह 4 पदेन सदस्य होते थे। पहले टोटल होता था 1 + 4 + 4 9, ये था 2019 से पहले। अब 2019 के बाद में ये हो गया 13। तो ये सब चीजों याद रखिएगा, अपडेट चीजें जरूर पढ़िएगा, नहीं तो पुरानी नोट्स में आपको मिलेगा चीजें आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए अपडेट बहुत जरूरी है। अब क्या कहता है कि यहां हम लोग देख रहे हैं कि चेयरपर्सन कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, उसकी क्या अर्हता होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन। तो अध्यक्ष वही बनेगा, अध्यक्ष बनने के लिए पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए, जो कि या तो मुख्य न्यायाधीश हो या तो कोई अन्य न्यायाधीश हो। यहां दोनों चीज का जिक्र किया गया। वो रिटायर्ड जो है ना, चीफ जस्टिस हो या जस्टिस हो, ये दोनों का अब जो है ना चेंज करके बदल किया गया। दोनों टर्म को याद रखिएगा, मुख्य या तो अन्य न्यायाधीश, लेकिन रिटायर्ड के केस, वर्तमान वाले को यहाँ नहीं मिलेगा। अब हमारी जो 5 वो पूर्णकालिक सदस्य है उसमें क्या कौन कौन रहेंगे, तो इसको देख लीजिए। यहां भी वही है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये बदल दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो है रिटायर्ड को अगर जज है या तो अभी वर्तमान में कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप उसका पूर्णकालिक सदस्य बना सकते। दूसरा उसी तरह सेम चीज हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज जो या तो रिटायर्ड है या तो अभी भी ऑन ड्यूटी है, उसको आप बना सकते। 2 सदस्य ऐसे होंगे जो मानवाधिकार का विशेष जानकार हो, मतलब वैसे सदस्य जो होंगे जो मानवाधिकार का स्पेशलिस्ट हो। तो इसमें ध्यान रखेगा 2 सदस्य, तो 1 सदस्य 2 सदस्य, अभी तक 4 हो चुका। अब ये एक महिला सदस्य को जोड़ा, पहले ये महिला सदस्य नहीं थी, यही जोड़ता। तो याद रखिएगा एक महिला सदस्य भी हो, एक महोदया भी हो, मतलब अब आपके पास टोटल 5 हो गया पूर्णकालिक सदस्य। तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, 2 स्पेशलिस्ट मानवाधिकार का और 1 वुमेन। अब पदेन सदस्य यहां जो है ना वो 7 होंगे। एक्टिंग जो है ना मेंबर जो होगा, एक्टिंग मेंबर में 7 जो है कौन कौन होगा, तो यहां याद रखना आसान है। अनुसूचित जाति आयोग, एससी समुदाय का, एससी समुदाय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, उसी तरह अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, जनजाति आयोग का अध्यक्ष, उसी तरह ओबीसी आयोग का अध्यक्ष, उसी तरह महिला आयोग का अध्यक्ष। ये 4 हो गया।
पांचवा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का अध्यक्ष। तो 5 को तो आसान हो गया, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वुमेन, इसका सभी आयोग का अध्यक्ष। छठा होगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसको इसलिए बनाया गया कि यहाँ जो है ना जन्म के साथ बालकों के साथ जो शोषण हो रहा है तो उसको कम से कम ये बढ़िया से समझे और देखे, तो इसीलिए बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष को भी बनाया गया। और एक और हमारे जो है दिव्यांगपन आयोग का अध्यक्ष रहेगा, डिसेबिलिटी पर्सन जो रहेंगे उसका भी आयोग का अध्यक्ष रहेगा। तो यहाँ ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी, विमेन, फिर आपका हो गया चाइल्ड संरक्षण, फिर उसके बाद एक वो हो गया डिसेबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हो गया जो कि एक्टिंग मेंबर है। अब हमारे 13 मेंबर हो गया। यहां से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। आगे देखा जाए इसमें क्या है। अब इन लोग के लिए देख लिए कि अर्हता ये होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब इसकी जो है ना नियुक्तियां कैसे, सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्तियां क्यों, तो नियुक्ति करने का अधिकार किसको हो, ये अधिकार है ये हमारे राष्ट्रपति को, ये नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन ये अपने स्तर से नियुक्त नहीं करते। इसके लिए राष्ट्रपति को भी जो है ना कोई सलाह देते। वो सलाह देने वाले क्या है, एक चयन समिति होता, एक सिलेक्शन कमेटी होता। वो सिलेक्शन कमेटी के ही सिफारिश पर इसका नियुक्ति किया जाता है। किसका, अध्यक्ष, सदस्यों का, अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य और पदेन सदस्य सबकी नियुक्ति होता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन सिफारिश रहेगा चयन समिति। अब चयन समिति में कितने मेंबर होते हैं, चयन समिति में कुल 6 मेंबर होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने मेंबर की एक चयन समिति बनेगी, 6 सदस्य। कौन कौन होगा, तो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे जो अध्यक्षता करेंगे, ये चेयरपर्सन होंगे। उसके बाद होम मिनिस्टर रहेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा, उसी तरह राज्यसभा का यहाँ उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति, लोकसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का विपक्ष का नेता, ये 6 हो गए। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति, विपक्ष होगा दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा का। ये हमारी 6 चयन समिति मेंबर। एक क्वेश्चन यहां से बार बार पूछता है कि अध्यक्ष और सदस्यों का टेन्यूर पीरियड क्या होगा उसकी, तो इसके लिए कार्यकाल जो है टेन्यूर पीरियड वो आपका पहले कुछ और था, अभी 2019 के बाद बदल गया। अब होता है कि 3 वर्ष या 70 साल, जो इसमें से पहले हो, या तो वो अगर कहीं जो है ना 65 साल में नियुक्त किया गया तो 3 वर्ष मैंने 68 साल, तो रिटायर नहीं होगा, फिर वो आगे जाएगा। अगर मान लिया जाए अगर 65 में नियुक्त किया जा रहा है तो इसकी रिटायरमेंट 68 में हो जाएगी। और अगर मान लिया जाए वो 68 में नियुक्त किया गया तो इसको एक्चुअली 71 होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो जो ही 70 साल की उम्र को प्रवेश कर रहा है वहीं उसकी रिटायरमेंट होगी। तो यही चीज है कि दोनों में से जो पहले होगा, या तो 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो पहले, या तो 70 साल की उम्र वो ग्रहण कर लिया। यही चीज है इसकी कार्यकाल, टेन्योर पीरियड उसका यही है। अब कहता है क्या, अब तो नियुक्त कर दिए, लेकिन अब जो है ना चीजों को कभी ऐसी समस्या आती है या तो ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिससे उसको हटाना पड़ता है। तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो प्रक्रिया हटाने की जो है ना वो राष्ट्रपति का पावर है, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो है
एक निर्णय के तहत सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी, जो रिपोर्ट सौंपेगी, उस आधार पर ही वो हटा सकते। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट तो यूं नहीं देगी, कुछ न कुछ कारण रहा होगा उसके पीछे। तो उसमें क्या कारण है, क्या आधार बनाएगी सुप्रीम कोर्ट? आधार बनाने के लिए कि किसी तरह से वो दिवालियापन है, दिवालियापन। दूसरा देखता है कि अगर वो कार्य करने में असमर्थ है। तीसरा देखता है कि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति अनुकूल नहीं है। अगला देखता है कि उसके ऊपर जो है ना साबित कदाचार है, वो दोषी पाया गया है, उसके ऊपर फाइनली जो है ना निर्दोष का ठप्पा हट करके दोषी कहा गया। तो ये चीजें हैं कि उसको हटाने की ये सब सारी बेस है। ये सब चीजें उसके पास अगर देख लिया तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर हटा सकते। तो यहां तक हम लोग देख लिए। चलिए, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, चीजें को आप क्वेश्चन के रूप में बताइए। बाद में बाकी चीजें यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन एकदम गारंटेड और इतने से ही मिलेगा, इसमें आपको कोई तरह की बदलाव नहीं होने जा रही। अब उसी तरह आ जाइए जो हमारी जेपीएससी बैकलॉग में क्वेश्चन पूछा था, यहीं से पूछा था। SHRC, राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब राज्य मानवाधिकार आयोग उसी तरह से हमारी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है कहां कहां तक देखे, इसके लिए सभी राज्यों को ये लगा कि नहीं हम लोग भी राज्य के तहत मानव अधिकार आयोग का गठन करें। तो अभी जो हमारे 28 राज्य हैं प्लस 8 यूटीज हैं, तो इसको देखते हुए अभी तक टोटल सभी राज्यों के द्वारा नहीं, लेकिन टोटल 23 प्लस 3 26 राज्य ने इसको अपना दिया, बना दिया अपना स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया। अब क्या होता है इसमें, इसकी जो है ना क्या चीजें हैं कि इसमें कौन कौन इसके राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य होंगे, कौन अध्यक्षता करेगा, क्या नियुक्ति की प्रक्रिया रहेगी, ये चीजों को भी देखते हैं। तो अध्यक्षता कौन करेगी, तो यहाँ जो है वहां सुप्रीम कोर्ट देखे थे, यहाँ हाई कोर्ट का, यहाँ भी रिटायर्ड होना चाहिए। रिटायर्ड यहाँ न्यायाधीश या तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या हमारे हाई कोर्ट का, लेकिन रिटायर्ड न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश, वो अध्यक्षता करे। सदस्यों की संख्या यहाँ 2 होगी, जिसमें एक हाई कोर्ट का अभी जो है ना वर्तमान हो चाहे रिटायर्ड न्यायाधीश वो रहते। दूसरा होगा स्पेशलिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार के जानकार को उसको एक रखा जाएगा। तो एकदम इजी है, यहाँ टोटल अगर देखा जाए और एक सचिव रहता है, जो कि सचिव हमारे संख्या 1 रहेगी, अध्यक्ष की संख्या 1 रहेगी और ये 2 रहेंगे। अगर कुल सदस्यों के पूछेगा SHRC में तो टोटल 4, एक अध्यक्ष, एक सचिव, 2 सदस्य। यही हमारा था SHRC का कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना, ये संरचना हमारी रही, इसका क्या स्ट्रक्चर रहा। अब यहाँ भी नियुक्ति किसका पावर है, वो केंद्र का राष्ट्रपति, तो राज्य का राज्यपाल के द्वारा। अब यहाँ इनकी नियुक्ति का पावर है राज्यपाल के द्वारा। अब राज्यपाल के द्वारा नियुक्त तो किए जाएंगे, लेकिन राज्यपाल अपने मन से नहीं करेगा, उसके लिए भी यहाँ सिलेक्शन कमेटी रहेगी। सिलेक्शन कमेटी के आधार पर ही नियुक्त होंगे। अब सिलेक्शन कमेटी तो बनेगा, तो सिलेक्शन कमेटी में मेंबर कितने होंगे और कौन कौन रहेगा, तो यहाँ जो है ना एक सीएम होगा जो इसका अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष होगा, सीएम होगा जो अध्यक्ष होंगे। यहाँ का गृह मंत्री, वहां भी गृह मंत्री था, यहाँ भी विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा।
अगर विधान परिषद है तो उसका सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। विधान परिषद होने से, और विधान परिषद नहीं होगा तो सीएम, होम मिनिस्टर, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के। और अगर जहां है विधान परिषद तो ये दोनों बढ़ जाए, सभापति, उपसभापति, विधान परिषद। अब यहाँ एक टर्म है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता। त्याग पत्र वो किसको दे सकता है? राज्यपाल को। लेकिन अगर हटाने की बात आ गया तो ये राज्यपाल नहीं हटा पाए, उनको राष्ट्रपति। बस याद रखिएगा कि अगर त्याग पत्र अपने से देना चाहे तो राज्यपाल को वो देंगे, अगर नहीं हटाने की नौबत आ गई तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाए। ये सब चीजों को याद रखिए। यहां से हमारी दो क्वेश्चन आया हुआ। अब हम लोग देखते हैं कुछ और टर्म इससे रिलेटेड। तो हम लोग अभी देखे जो कि मानवाधिकार आयोग क्या, मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता, उसके बाद मानवाधिकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, उसके बाद एनएचआरसी में चले गए। एनएचआरसी के बारे में भी कहानियां देखे, उसकी चीजों को आपका पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। और कुछ चीजें और हम क्वेश्चन का डिस्कस करना चाह रहे हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट है जो कि डिस्कशन के रूप में हम लोग लेकर के आ रहे हैं अभी। चलिए ठीक। अब देखिए यहां अब हम लोग जो है ना एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारे सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ। अभी अभी हम लोग देखे थे कि गठन होता है 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 का होता है। तो हम लोग का अधिनियम कौन सा रहेगा? अधिनियम हमारी 1993 का रहेगा। ये 1993 का मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसके लिए भी हम जिक्र किए, ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस जो है ना कब आया था? ये गठन से जस्ट तुरंत पहले 28 सितंबर को ऑर्डिनेंस आया है 1993 को। 28 सितंबर 1993 को ऑर्डिनेंस आया है। उसी ऑर्डिनेंस के आधार पर 12 अक्टूबर 1993 को गठन होता है। चलिए ये हमारी हो गई। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, अब देखिए यहां कंफ्यूजन क्या होता है। जब हम लोग यूडीएचआर था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया था, उस समय वहां कितना था टोटल आर्टिकल्स? उस समय आर्टिकल्स था 30। अब चीजें को यहाँ हमारे नेशनल लेवल में आ गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तहत कितने अध्याय और कितने धारा में विभक्त? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 1993 का जिक्र किया, यूडीएचआर में 30 अध्याय था, 30 आर्टिकल, और यहां अगर देखेंगे तो टोटल इस अधिनियम में 1993 के तहत 8 अध्याय है और धाराओं की संख्या 43। याद रखिएगा हमारी आंसर 8 चैप्टर 43 सेक्शंस। अगला हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग जो पढ़े, एनएचआरसी एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग को अभी बताए, ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस के बाद स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1913। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मुख्य कार्य क्या है? हाँ, थोड़ा इसका जिक्र करूंगा मैं इस चीजों का। तो जीवन का अधिकार संरक्षित करना, स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित करना, समानता का अधिकार संरक्षित करना, उपयुक्त में सभी। तो अभी हम लोग अध्याय में देखे थे UDHR में, ये सब सभी चीजें हमको मिला था। तो इसका मतलब इसका आंसर जीवन, स्वतंत्रता, समानता सभी चीजों को लेकर है। तो इसकी आंसर हमारी सभी होगा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश ही रहेंगे। इसमें तो रंगनाथ मिश्र प्रथम थे, और वर्तमान में कौन है उसको भी लिख लीजिए। एट प्रेजेंट वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र, अरुण कुमार मिश्र अभी वर्तमान में ये अध्यक्ष है, और इनकी नियुक्ति 2021 में हुई। तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष ये हैं। तो आप लोग के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है रंगनाथ मिश्र और एट प्रेजेंट है अरुण कुमार मिश्र। अब अगला क्वेश्चन, कहता है यहाँ अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार किसी भी सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए होते हैं। तो हम लोग प्रेरक तत्व, प्रेरणा तत्व, केंद्र बिंदु, मूल अधिकार, मूल आधार। तो हमारे लिए क्या था? जीवन जीने का एक मूल अधिकार, मूल आधार यही है। तो मूल आधार। नेक्स्ट अगर देखा जाए, हाँ, कहता है क्या? मानव अधिकार के किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख है? अब देखिए यहां हमारे जो है ना धारा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीजों पर, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ। आयोग संबंधी कार्य, आयोग का क्या क्या कार्य, वो कौन सा धारा बताता है? तो धारा 12, धारा 12 में देखिए। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ? तो इसमें देखिएगा हमारा देश में अगर देखा जाए NHRC का, NHRC का कार्यालय है नई दिल्ली, नई दिल्ली। वहीं अगर हम लोग UDHR का देखेंगे तो इसकी कार्यालय जो है ना जेनेवा में, जेनेवा। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मानव परिषद जो है उसका अगर देखा जाए कार्यालय तो कहाँ है? जेनेवा में। वो जेनेवा में स्थित है। इससे भी क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। राज्य मानवाधिकार आयोग किस सूची से संबंधित मामलों का जांच करता है? तो यहां देखिए, राज्य के अंतर्गत तो केंद्र का तो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, राज्य का करेगा। और राज्य और केंद्र दोनों में आता है समवर्ती, इसलिए दोनों का करेगा। ये राज्य भी करेगा और समवर्ती सूची का भी करेगा। तो आंसर होगा राज्य मानवाधिकार आयोग। ये दोनों सब्जेक्ट जो है राज्य और समवर्ती सूची का, उसका जांच करेगा, उस मामले को जांच करेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो है ना, जब हमारा
मानवाधिकार संरक्षण आयोग जो बनता है 1993, उससे पहले ये बन चुका था 1990। जस्ट तुरंत पहले इस ऑप्शन में 90 आ रहा है 1990। ये महिला आयोग का संबंधित क्या। अब अगला क्वेश्चन जो अभी हम लोग देखें, एनएचआरसी में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य, और क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, यहाँ अध्यक्ष सहित और अध्यक्ष रहित आएगा। तो अध्यक्ष सहित टोटल अभी 13 है, 1 + 5 + 7, एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 होगा वो पदेन सदस्य होगा। ये होगा 13 हो जाएगा। अगला कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। तो प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, गृह मंत्री द्वारा नहीं, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, हटाते हैं राष्ट्रपति हैं, लेकिन एक चयन समिति के सिफारिश के आधार। हाँ, अब कहता है मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है। अब यह संशोधन आया था 2019 में। ये संशोधन में बहुत सारा बदलाव आया है। इसी बदलाव के तहत अभी हम लोग जब देखते हैं तो आता है अध्यक्ष का नियुक्ति। अध्यक्ष का नियुक्ति माने कौन अध्यक्ष बन सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय वही हो गया, और भारत का वही हो गया, मतलब दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों चीज है। हम देखे थे मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है और न्यायाधीश भी बन सकता है, मतलब मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए, तो हमारा ये कंप्लीट हुआ सेशन। कुछ और चीजें आप लोग के साथ पीडीएफ में जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे। कुछ चीजों को मैं जिक्र कर दे रहा हूं। जैसे अगर मैं देखता हूं कि मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा पहले जिक्र किए, क्वेश्चन आया हुआ, तो मानवाधिकार का जो सार्वभौमिक घोषणा होती है यूडीएचआर को, उसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था, तो अमेंडमेंट 2006 में हुआ, 2006 में। उसके बाद अभी के संदर्भ में क्वेश्चन, इस चीजों को याद रखिएगा। ये दे तो व्हाइट बोर्ड। इसमें एक चीज अभी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बहुत सारा का पूछता है, तो उसमें थीम पूछ देता। ठीक है, हमारी थीम इसका पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसका थीम पूछेगा। तो इसका थीम को आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है तो थीम पूछता है। इसमें फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये हमारा थीम है इस 2023 के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चन जो था, अभी मान लिया जाए 14वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था एनएचआर का, एनएचआर इंस्टीट्यूशन का, ये 14वां था।
आर माने इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। NHRI का हुआ था, NHRI, इसका जो है ना 14वां समिट हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो इससे भी क्वेश्चन देगा। तो ये कोपेनहेगन जो डेनमार्क में, कोपेनहेगन डेनमार्क, याद रखिएगा डेनमार्क में कोपेनहेगन, वहां हुआ था इस क्वेश्चन के लिए। अभी हम लोग देखते हैं कि नोबेल का शांति प्राइज मिला था, शांति पुरस्कार नोबेल क्षेत्र में, वो जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ये मानवाधिकार आयोग का सदस्य के नरगिस मोहम्मदी, ये जो है ना मानवाधिकार से संबंधित थे और एक्चुअली ये शांति का नोबेल प्राइज, शांति का इस बार में। तो ये भी मानवाधिकार से क्वेश्चन यहां से भी पूछ देता है। एक देश है जिसने मानवाधिकार आयोग अपने यहां बंद कर दिया, पूरी तरह कंप्लीटली बंद कर दिया, तो वो कौन सा देश है जो अपने यहां मानवाधिकार आयोग का विघटन कर दिया? वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। झारखंड से संबंधित भी पूछेगा, पहला मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? झारखंड से, झारखंड फर्स्ट ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये नारायण राव थे, नारायण राय झारखंड का। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो आर प्रसाद को वर्तमान में जो है ना रखा गया है बात, आर प्रसाद को। तो ये हमारी कंप्लीट होता है। यहीं से क्वेश्चन आपको, अगर मानवाधिकार आयोग से 2 क्वेश्चन तो श्योर है, गारंटेड है, और यहाँ से पक्का है कि 100% है, यहीं से मिलेगी क्वेश्चन। बस कहीं अगर घुमाएगा तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके आप उसको छांट सकते हैं। मतलब कि विथ गारंटी 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगी। ओके, चलिए, थैंक यू। तो हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अगला चैप्टर भी इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट हो, इन्वायरमेंटल हो, और कंप्लीट करेंगे मिसलेनियस को और करंट सेक्शन को। ठीक है, आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इसको बंद करो।